ओके क्लास, तो इसी के ही मिलता जुलता एक और सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज नंबर 8। ये बिल्कुल सेम कहता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा, दैट इनकम, बिल्कुल सेम है ये सारा सेक्शन। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ son's wife, right? son's wife automatically means daughter in law, राइट। तो यहाँ पर डॉटर इन लॉ की बात हो रही है। तो इनकम टैक्स में आपको बहुत कई जगह पर डॉटर इन लॉ लिखा मिलेगा, कई जगह पर सन्स वाइफ लिखा मिलेगा, राइट। तो इट मीन्स द सेम। ओके, तो इसमें भी क्लॉजेस जो हैं वो बिल्कुल सेम है जो हमने पिछली वीडियो में किए हैं। दैट इज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है। उसने कुछ एसेट ट्रांसफर किया होना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। सेम टू अ पर्सन और बीओपी, मतलब किसी पर्सन को दिए हैं या बीओपी को दिए हैं पैसे, सॉरी एओपी, आई एम रियली सॉरी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस नॉट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इट मींस, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस मींस कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है, नेचुरल पर्सन का जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी और फर्म, राइट। अब बेनिफिट किसके लिए? बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ, फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ मीन सन्स वाइफ, मतलब वो पैसे उनके लिए, उनके नाम पर इन्वेस्ट हो रहे हैं और जो भी इनकम होगी, फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने टाटाज के शेयर्स लिए, बट अपने नाम पर ना लेते हुए अब श्लोका अंबानी जी के नाम पर किए, जो उनकी डॉटर इन लॉ है, राइट। पैसे मुकेश अंबानी जी ने ही दिए हैं, राइट, पैसे उन्होंने दिए हैं और डॉटर इन लॉ के नाम पर शेयर्स खरीदे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, डिविडेंड इनकम किसके हाथ में आएगी? श्लोका अंबानी जी, उनकी डॉटर इन लॉ के हाथ में, क्योंकि शेयर्स ही उनके नाम पर ही हैं, राइट। एंड इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। व्हाट डू वी मीन बाय एडिक्वेट कंसिडरेशन? इट मीन्स दैट अगर श्लोका अंबानी जी का खुद का बिजनेस है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और वो खुद अपने फादर इन लॉ को पैसे दे रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो मेरी जगह पर, तब तो वो इनकम श्लोका अंबानी जी की है। बट अगर मुकेश अंबानी जी खुद अपना पैसा और अपने डॉटर इन लॉ के नाम पर शेयर्स खरीद रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि डिविडेंड इनकम आप रख लेना, सो देन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी वुड क्लब द इनकम टू मुकेश अंबानी जी, मतलब वो इनकम श्लोका अंबानी जी की नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो मुकेश अंबानी जी की ही इनकम है, राइट। अब इसके जो नेक्स्ट हम सेक्शन करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन नंबर, दैट इज सेक्शन नंबर 64। अब सेक्शन 1A, अब आप यही बोलोगे कि मैम सेक्शन 64 में ही कितना अमेंडमेंट्स किया है। तो स्टूडेंट्स, ये इसलिए किया गया क्योंकि जैसे जैसे हमारे को केसेस पता लगते हैं कि ठीक है, पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो कैसे कैसे टैक्स इवेजन कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हम अपना इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको वैसे वैसे ही अमेंड कर देते हैं और वैसे वैसे हम इवेजन कम करना चाहते हैं, राइट। नाउ इसमें कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल असेसेबल है for a minor child income, for a minor child अब माइनर चाइल्ड का मतलब अगर हम पहले समझे तो माइनर चाइल्ड का मतलब कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र कम है 18 ईयर्स से, a child whose age is less than 18 years। और इसमें बायोलॉजिकल चाइल्ड मतलब नेचुरल चाइल्ड जो है किसी भी इंडिविजुअल का, बायोलॉजिकल चाइल्ड, राइट। देन स्टेप चाइल्ड, अगर दोबारा रीमैरी किया है तो स्टेप चाइल्ड है, और अडॉप्टेड चाइल्ड, तीनों ही कवर्ड है, राइट। सो आई रिपीट वंस अगेन, सो माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर नॉर्मल किसी भी एक्ट के लिए क्या है? इट इज लेस देन 18 years of age
राइट और इसमें तीनों तरह के चिल्ड्रन आर कवर्ड, दैट इज बायोलॉजिकल चाइल्ड, द नेचुरल बॉर्न चाइल्ड टू द फैमिली, देन इज स्टेप चाइल्ड इफ समबडी हैज रीमैरिड, सो जो स्टेप डॉटर या स्टेप सन हो सकता है, देन एनीबडी हु इज अडॉप्टेड एज वेल, राइट। ये तीनों तरह के जो किड्स हैं वो इंक्लूडेड है इन इनकम टैक्स एक्चुअली, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी इनकम अगर माइनर चाइल्ड कमा रहा है, राइट, कोई भी इनकम अगर माइनर चाइल्ड कमा रहा है तो हमने उस पेरेंट की इनकम में उसको क्लब करना है। अगर माइनर चाइल्ड, अब ये माइनर चाइल्ड वाला केस कहाँ होगा ज्यादातर, अगर हम देखें टीवीज में चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं। अगर इंडियन आइडल की बात करूं या मास्टर शेफ की बात करूं तो मास्टर शेफ किड्स आता था पहले, तो उसमें जो प्राइज मनी मिलता है बच्चे को, राइट। या इंडियन आइडल सिंगिंग जो बच्चों का कंपटीशन है या कोई डांसिंग वाला कंपटीशन है, और अ चाइल्ड इज एम्प्लॉयड, कोई टीवी शो कर रहा है कोई बच्चा या कोई मूवी में किसी बच्चे को कास्ट किया गया है, राइट। सो वो बच्चे हैं, माइनर है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो उस केस में हमने क्या करना है, राइट। अब कोई भी इनकम है माइनर की, वो हमने पेरेंट के इनकम में ऐड करनी है, राइट। कोई भी इनकम है माइनर की वो हमने पेरेंट के उसमें ऐड करनी है, बट इनकम टैक्स लॉ है तो एक्सेप्शंस तो होंगी ना। तो अब एक्सेप्शंस तो होंगी, तो एक्सेप्ट क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि इनकम फ्रॉम अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, अगर बच्चा डिसेबल है, अगर बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है अंडर सेक्शन 80U, कोई ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है बच्चे को, राइट। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है किसी भी बच्चे को, बच्चा डिसेबल है फिर भी वो अपना पैसा कमा रहा है, खुद कुछ काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ही कोई काम कर रहा है, ऑफलाइन कोई काम कर रहा है जितना हो पा रहा है, तो उस केस में हम पेरेंट की इनकम में उस बच्चे की इनकम को क्लब नहीं करेंगे। We will not cover a disabled or a special kid's income to the parents' income. As simple as that. वो उस माइनर चाइल्ड की ही इनकम है। अब इस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कौन करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वो पेरेंट ही करेगा, बट अपने बच्चे के बिहाफ पर, मतलब अपनी इनकम में क्लब नहीं होगी उसकी इनकम, बच्चे की इनकम। एक जो पेरेंट है वो बच्चे का ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और बच्चे के नाम पर ही करेगा, अब खुद एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर, right? Then point number 2 over here in exception is that the income of the minor child is due to any kind of manual work, मतलब अगर बच्चा खुद पैसे कमा रहा है और उसके पास वो पैसे कमाने की क्षमता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ अ किड नोज एक्टिंग, उसको एक्टिंग का शौक है और उसको कोई शो में, टीवी शो में या मूवी में कास्ट कर लिया जाता है, तो उसका वो खुद का मैनुअल वर्क है, राइट। खुद वो मेहनत करके जा रहा है रोज शूट पर, एंड शूटिंग, ही और शी इज शूटिंग, वो इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी, राइट। वो इनकम भी बच्चा खुद अपने नाम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, बट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव या गार्डियंस हो सकते हैं, बट क्लबिंग की प्रोविजन यहाँ नहीं लगेगी अगर बच्चा खुद अपनी मेहनत से किसी स्किल को परफॉर्म करके पैसे कमा रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3 भी इससे रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर इनकम है बच्चे की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्किल और टैलेंट और नॉलेज, राइट। स्किल टैलेंट का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल इंडियन आइडल सिंगिंग का शो है तो वो बच्चों के लिए किया हुआ है, तो जो बच्चा जीतेगा उसको 25 लाख मिलेंगे, राइट। तो वो बच्चे की स्किल थी, बच्चे को गाना आता था, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर, तो बच्चे को गाना आता था इसलिए उसको वो 25 लाख मिले क्योंकि वो शो जीत गया, तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी, बच्चा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करेगा, पेरेंट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह उसका गाइड बनेगा और रिप्रेजेंटेटिव की तरह इनकम टैक्स रिटर्न अपने बच्चे की फिल कराएगा, बट क्लबिंग नहीं होगी इस केस में भी। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैम फिर क्लबिंग किस केस में होगी, तो क्लबिंग होगी कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, उसने 25 लाख कमाए हैं इंडियन आइडल में से, राइट। तो ये 25 लाख जो है वो तो बच्चे की इनकम ही कही जाएगी, और उस बच्चे ने क्या किया, उस 25 लाख से एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, उस माइनर बच्चे ने, राइट। वो एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पर कर दिया, और रेंट आता है महीने का 50,000, राइट। सो ये जो रेंटल इनकम है ना 50,000, ये बच्चे की ना कहते हुए उसके पेरेंट्स के अकाउंट में ही क्लब की जाएगी,
राइट। तो मतलब क्या है कि अगर ऐसी कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल वो गोल्ड खरीद लेता, गोल्ड को मॉर्टगेज करके आगे लोन दे रहा है वो बच्चा, तो वो जो मॉर्टगेज इनकम या इंटरेस्ट इनकम आएगी वो भी पेरेंट की कही जाएगी, वो भी बच्चे की नहीं कही जाएगी। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर बच्चा डिसेबल है या मैनुअल वर्क है या स्किल या टैलेंट से काम कर रहा है, वो उसकी खुद की इनकम है। बाकी जितनी भी इनकम है, फॉर्म्स ऑफ इनकम है, वो सारी की सारी किसमें कही जाएंगी, टू द पेरेंट, राइट। सो इसमें भी फर्दर दो तीन कंडीशंस हैं। फर्दर इसमें क्लबिंग कैसे की जाएगी पेरेंट्स के साथ, वो भी देख लेते हैं हम एक बार, हाउ द क्लबिंग्स वुड बी डन, राइट। नाउ अब क्लबिंग, अगर एक पेरेंट वर्किंग है, मतलब क्या है, एक ही पेरेंट, एक फॉर एग्जांपल द मदर ऑफ द चाइल्ड इज हाउसवाइफ, तो फादर ही वर्किंग है, तो फादर के अकाउंट में ही इनकम क्लब होगी। बट अगर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, मींस फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, दोनों का अपना बिजनेस है, दोनों की अपनी जॉब है, तो जिसकी इनकम भी ग्रेटर होगी, तो जिसकी भी इनकम ग्रेटर होगी उसकी इनकम में बच्चे की इनकम क्लब कर दी जाएगी। क्योंकि हम इनकम टैक्स वाले, हमारे को तो अच्छा है, जितनी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब कर दो तो टैक्स रेट उतना ही, स्लैब रेट भी बढ़ता जाएगा, राइट। गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स आएगा। तो इसमें सीधी सी बात है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो दोनों की इनकम में हम देख लेंगे किसकी ग्रेटर है, तो उसमें हम क्लब कर देंगे। देन पॉइंट नंबर 2 इज इफ द पेरेंट्स आर डाइवोर्स्ड, इफ द पेरेंट्स आर डाइवोर्स्ड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस जिस पेरेंट के पास, फॉर एग्जांपल फादर या मदर के पास, जिसके पास भी बच्चे की कस्टडी है, उस वो ही उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, सॉरी, उसकी इनकम में ही बच्चे की इनकम को ऐड कर दिया जाएगा, राइट। देन थर्ड केस, इफ द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, ठीक है, दे आर नॉट अलाइव, दे आर नॉट एनी मोर, और बच्चा गार्डियन के साथ रह रहा है। अब गार्डियन कोई भी हो सकता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट, या कोई और भी हो सकता है। तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, राइट। गार्डियंस या ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर उस बच्चे की इनकम टैक्स रिटर्न भरवाएंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि द पेरेंट्स आर नॉट अलाइव एंड द किड इज लिविंग विद द गार्डियन, और गार्डियन कोई भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या कोई चाइल्ड केयर सेंटर्स हो गए, कोई भी हो सकता है। तो उस केस में क्लबिंग अलाउड नहीं होगी। वो गार्डियन ये क्लेम नहीं कर सकता ये मेरी इनकम है तो मेरी इनकम में ही ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उस माइनर बच्चे की। और अंडर गार्डियनशिप बच्चा है, अगर गार्डियन के साथ बच्चा है, तो इसमें माइनर की जो एज है वो 18 ना कहकर हम 21 लेंगे, राइट। इसीलिए अगर आप देखो बहुत सारी मूवीज भी बनती हैं कि एक बच्चा है, उसके नाम पर इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के पैसे किसको मिलेंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो वो इस कंडीशन की तरफ जाती है बात कि गार्डियनशिप इसमें 21 ईयर्स तक की जाती है, राइट। और गार्डियन कोई भी हो सकता है। इस केस में क्लबिंग इज नॉट एट ऑल अलाउड। रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही गार्डियन इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा उस बच्चे की, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, तो हम थोड़ा सा अब इसमें से बाहर आते हैं, एंड देन वी विल डू सेक्शन नंबर 64 सब सेक्शन 2। अब ये क्या कह रहा है, सब सेक्शन 2। अब व्हाट इज दिस सेक्शन सेइंग, व्हाट इज दिस सेक्शन सेइंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है। ये कहता है जी, अगर तो कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल टैक्स पेयर अब जॉइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई पर्सन है ए, राइट, देयर इज अ पर्सन ए एंड दैट पर्सन ए वांट्स कि अब मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो मैं सबके नाम पर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ है बी, राइट, देन देर आर किड्स सी एंड डी, तो सबके नाम पर ही जॉइंट प्रॉपर्टीज के नाम पर ये फैमिली प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी अब अकेला नहीं रखना चाहता, राइट। सो इस केस में क्लबिंग कैसे होगी, क्लबिंग बिफोर द पार्टीशन, मतलब अगर तो पार्टीशन से पहले की बात है, मतलब पहले ए के नाम पर प्रॉपर्टी थी, तो जितनी ए के नाम पर प्रॉपर्टी थी जिस दिन तक, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर तक ए के नाम पर प्रॉपर्टी थी, 1 जनवरी से उन्होंने उसको जॉइंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, तो 31 दिसंबर तक वो प्रॉपर्टी की जो इनकम है, जितनी भी इनकम है, वो ए की इनकम में ही क्लब होगी, राइट। देन क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, तो आफ्टर पार्टीशन जो क्लबिंग है उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से हमने कह दिया कि अब हमारी ये इनकम नहीं है,
मेरे अकेले की नहीं है, ए कह रहा है कि मैंने अपनी फैमिली में ये सारी प्रॉपर्टी बांट दी है, तो आफ्टर पार्टीशन क्लबिंग कैसे होगी? आफ्टर पार्टीशन क्लबिंग कैसे होगी कि ए प्लस जो उनकी स्पाउस है बी, ठीक है, उनकी वाइफ की ही इनकम उसमें ऐड होगी, बच्चों की नहीं होगी। तो आप देखिए इसीलिए ये चीज की जाती है। पहले ए का टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ए के अकेले के नाम पर प्रॉपर्टी थी तो सारी इनकम उनके नाम पर थी, तो सारी इनकम में टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा, राइट। तो तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी पूरी फैमिली के नाम पर छोटी छोटी प्रॉपर्टी कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई प्लस उनकी वाइफ के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई वही क्लब हो सकती है, जो बच्चों के हिस्से में प्रॉपर्टी आई ना वो क्लब नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपना टैक्स लाइबिलिटी कम कर दिया ऐसे, राइट। देन ये बहुत छोटा सा सेक्शन था और लोग करते भी हैं ऐसा, राइट। देन कैन नेगेटिव इनकम्स बी क्लब्ड? नेगेटिव इनकम का क्लास सीधा सा मतलब है लॉसेस। क्या लॉसेस क्लब हो सकता है? यहाँ तक तो हम सारा कुछ अच्छा मान रहे थे, प्रॉफिट्स होंगे, इनकम होगी, प्रॉफिट होगी, इनकम होगी, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है तो लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या लॉसेस कुड बी क्लब्ड? तो यस, अगर हम पॉजिटिव इनकम्स को क्लब कर रहे हैं तो नेगेटिव इनकम्स कैन बी क्लब्ड। यस, नेगेटिव इनकम्स या लॉसेस कैन बी क्लब्ड, और उसके जो प्रोविजंस है वो सारे सेम ही है जो हमने ऊपर से पढ़े। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव में हम प्लस कर रहे थे तो माइनस में क्या हो जाएगा, ठीक है, हम माइनस कर देंगे लॉसेस को। यस, राइट। तो इसमें अगर मैं देखूं तो क्लबिंग ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा, इफ आई टॉक अबाउट अ समरी, राइट। सो हमने सेक्शन 60 और 61 पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ इनकम, इनकम इज द वर्ड, राइट, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, एसेट की रजिस्ट्री इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने नाम के ऊपर ही रखते हैं। और 61 में रेवोकेबल, रेवोकेबल का मतलब क्या था कि वापस ले लिया जाएगा प्रॉपर्टी। तो उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, क्लबिंग कंसिडर करते हैं, ट्रांसफरर की ही इनकम मानते हैं। देन हमने सेक्शन 64(1) किया है, सब क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सैलरी दी जा रही है स्पाउस को, जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान वाला एग्जांपल लिया था, तो यस, तो उसमें क्या है कि अगर तो क्वालिफिकेशन नहीं है स्पाउस की, गौरी खान को वो काम नहीं आता जिसमें उनको सैलरी दी जा रही है, तो शाहरुख खान जी की ही इनकम ट्रीट की जाएगी। अगर गौरी खान के पास प्रॉपर स्किल है, नॉलेज है, वो काम कर सकती है, तो क्लबिंग नहीं लगेगी। देन सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 4 और 64(1) सब क्लॉज नंबर 6, इसमें क्या है, स्पाउस की बात हो रही है, उसमें डॉटर इन लॉ की बात हो रही है, तो ऐसा कोई ट्रांसफर किया है एसेट को तो दोनों केसेस में हम गिफ्ट ट्रीट करेंगे, राइट। और कोई भी इनकम होती है उस गिफ्ट में से तो वो सीधा की सीधा ट्रांसफर की ही होगी, हम क्लबिंग लगाएंगे। देन 64(1) ने हमने माइनर चाइल्ड की बात की है, तो अगर माइनर चाइल्ड है अदर देन अब चाइल्ड, मतलब नॉर्मल बच्चा है, कोई स्पेशल किड नहीं है, डिसेबल्ड चाइल्ड नहीं है, तो अगर इनकम फ्रॉम ओन स्किल है, अपने मेहनत से कमाया हुआ है, तो हम माइनर चाइल्ड की ही इनकम मानेंगे। अगर तो अगर हमने क्लबिंग करनी है तो इसमें क्या है कि टोटल इनकम जो है पेरेंट्स की जिसकी ग्रेटर होगी उसमें हम ऐड कर देंगे, और एक छोटा सा इसमें ना एग्जम्पशन दे दिया, जैसे कि 1500 का मतलब क्या है कि जितनी भी टोटल इनकम होगी ना बच्चे की, फॉर एग्जांपल 25 लाख है तो 25 लाख में से 1500 रिबेट है, तो 1500 माइनस करके, राइट। देन सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, इसमें वो कह रहा है कि हमने प्रॉपर्टी को, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अगर फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसमें क्या है कि क्लबिंग होगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरर की प्लस उसके स्पाउस की। So this was all about your clubbing of income, and you may always send your queries in the comment section. And thank you so much. Next topic we will be doing deemed incomes. Thank you.